Hello students, welcome back in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. This is our lecture number 19 and in today's lecture we are going to study about the special tariffs. As in the previous lecture we studied about the tariff design, in which we studied the key factors for tariff design and also we studied the major components of an electricity bills. The course outcome of the today's topic is propose the relevant improved tariff and metering for the specified type of consumer, and the learning outcomes are means after watching this video you will be able to explain what is special tariffs and also you will know the different terms like average billing rate, aggregate revenue requirement, availability of base tariff, time of day tariff that is TOD tariff and recent TOD structure. So let us start. So the special tariffs, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के. सबसे पहला है एवरेज बिलिंग रेट. क्या होता है? The average billing rate values are derived from the category wise revenue available to the DISCOM. तो जो कैटेगरी वाइज रेवेन्यू मतलब इनकम जो हमारे डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको जो इनकम मिलता है, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, उससे डिराइव करते हैं हम ABR वैल्यूज, दैट इज एवरेज बिलिंग रेट. The average billing rate consists of fixed and energy charges which are reflected in the electricity bills of the consumer as per their contracted demand. जो भी contracted demand होता है उनके बीच में, तो उसके हिसाब से फिक्स्ड वैल्यू और जो एनर्जी चार्जेस की वैल्यू डिसाइड रहती है, तो उसके हिसाब से ही उसके हमारे जो कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारा एवरेज बिलिंग रेट रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है हमको. सेकेंड, एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट दैट इज ARR. एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट मीन्स द एनुअल रिक्वायरमेंट comprising of allowable expenses and return of capital pertaining to the generating entity for recovery through tariffs in accordance with the regulation. Aggregate revenue requirement मतलब क्या? तो जो भी पूरे साल भर में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो भी रेवेन्यू जो जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है और जितने भी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, उस पे जो रिटर्न मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन के हिसाब से जो भी उनको रिटर्न मिलेगा, एनुअल रिटर्न मिलेगा, उसको बोलेंगे हम एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट. नीड ऑफ अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ दैट इज ABT. Indian power system is characterized by the low frequency system due to continuous power deficit for most of the time. हमको पता है इंडिया में लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम होने के वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक पावर की कमतरता महसूस होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह होता है. तो हमको दिखता है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में कहीं तो भी मिसमैच रहता है, वो प्रॉपर नहीं होता. इसके वजह से हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग की कंडीशन ऑकर होती है और जो पावर की डिमांड जो रहती है वो ज्यादा रहती है जो पावर सप्लाई है उससे. इसके वजह से डिमांड ज्यादा होने से वहां पे हमको लोड शेडिंग जैसा ऑकर होता है. और ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रिड रिमेन ऑन द लोअर साइड. और इसकी वजह से हमारे जो ग्रिड साइड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कम रहती है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ, generating station used to deliver the same amount of megawatt
in spite of need for the lower megawatt demand during the period of lower power demand. This causes the grid frequency to the higher side. Similarly, during the period of higher power demand, generating station used to supply the same megawatt. Subsequently, the grid frequency reduces. अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ आने के पहले क्या होता था कि मतलब डिमांड अब भी कम हो गई है, फिर भी जनरेटिंग स्टेशन जो है वो सेम पावर को डिलीवर करता था. उसके वजह से हमारी जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रहती थी वो हायर साइड में रहती है. वैसे ही अगर लोड की डिमांड कम हो गई, लोड की डिमांड अगर बढ़ गई, फिर भी जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है, सेम पावर देता है. मतलब लोड की डिमांड पे वो मैच नहीं हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ ग्रिड ऑपरेशन डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन टू मेंटेन अ डिसिप्लिन. तो इसमें ये मेंटेन करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि अगर लोड की डिमांड कम होती थी तो भी वो सेम मेगावाट पावर डिमांड मतलब सप्लाई करता था, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी हायर साइड में रहती थी. और अगर लोड की डिमांड इंक्रीज भी होती थी तो भी जनरेटिंग स्टेशन सेम ही पावर देता था, तो जिसकी वजह से हमारे ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती थी. और ये इसका जो मेंटेनेंस था वो प्रॉपरली नहीं हो पाता था बिफोर द अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ. और जब अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ आया तो अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ इज अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्राइसिंग स्कीम. ये फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड प्राइसिंग स्कीम थी जो कि अडॉप्ट की हुई थी इंडियन पावर सेक्टर में टू मेंटेन अ ग्रिड डिसिप्लिन बाय इम्प्लीमेंटिंग अ इंसेंटिव डिसइंसेंटिव ड्यूरिंग द अनशेड्यूल्ड पावर एक्सचेंज. जिसमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड पॉलिसीज दी हुई थी और इंसेंटिव डिसइंसेंटिव दिया हुआ था ड्यूरिंग द अनशेड्यूल्ड पावर इंटरचेंज. दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 2002 and it is imperative here to understand the need of ABT for better understanding the concept. Then the structure of availability based tariff. Availability based tariff is a three-part pricing scheme, that is fixed charge, variable charge and unscheduled power interchange. Incentive penalty. तो जो हमारा अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ था वो 3-पार्ट सिस्टम पे बेस्ड था, जिसमें 3 चार्जेस लगते थे. एक रहता था फिक्स चार्जेस, दूसरा रहता वेरिएबल चार्जेस और तीसरा रहता है अनशेड्यूल्ड पावर इंटरचेंज. तो ये देखते हैं हम वन बाय वन. हाँ, तो पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड चार्जेस. फिक्स्ड कॉस्ट इज बेसिकली इम्पोज्ड ऑन द बेनिफिशियरीज इन प्रोपोर्शन टू देयर एंटाइटल्ड पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन. कि किस पे डिपेंड रहेगा, जो भी पूरा पावर जो जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. दिस मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लान कैपेसिटी शेयर्ड बाय द बेनिफिशियरीज एंड दिस इज रीजन फिक्स्ड चार्ज इज ऑफन कॉल्ड एज कैपेसिटी चार्ज. तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रहता है वो प्लांट की कैपेसिटी को भी प्रोपोर्शन रहता है, मतलब जितनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी उतने ज्यादा उसके फिक्स्ड चार्जेस रहेंगे, तो इसलिए इसको दूसरा नाम है कैपेसिटी चार्ज. बट दिस डज नॉट मीन्स दैट जनरेटिंग स्टेशन कैन क्लेम एनी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इरेस्पेक्ट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. पर इससे हमको ये पता नहीं चलता कि अगर अवेलेबल ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसकी कैपेसिटी तो उतनी है, पर वहां पे अगर उसको जो लग रहा है वो अवेलेबल ही नहीं है तो उस पे वो लगेगा नहीं कैपेसिटी पे ही. ये किस पे लगेगा कि कितने रिसोर्सेस वहां पे अवेलेबल है. द reimbursed fixed charges payment payable to generating station is dependent on the availability of plant. तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, availability of plant. If the plant availability for a year is more than the set norm, the generating station gets paid higher. अगर उसके प्लांट की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है तो जनरेटिंग स्टेशन क्या करेगा, ज्यादा पे करेगा. इन केस ऑफ प्लांट अवेलेबिलिटी इज लेस than the set norms over a year,
the generating station is going to be paid lower. This is why the tariff is called as the availability based tariff. And in earlier tariff, fixed charge was dependent on the plant load factor, but in availability based tariff, it is linked with the plant availability. Second one is the variable charge. Variable charges is the cost incurred by the generating station to produce a megawatt day to day. Variable charge is also called as the energy charge and it comprises of the fuel charge. जैसे कि कोल पावर प्लांट के लिए हमको कोल लगेगा, थर्मल पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल लगेगा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, और गैस लगेगा हमारा गैस पावर प्लांट के लिए. तो जो भी फ्यूल चार्जेस आएंगे वो चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम वेरिएबल चार्ज. और ये जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन होगा, जितना डे बाय डे इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से वेरिएबल चार्जेस वेरी होते रहेंगे. थर्ड वन इज द अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज चार्ज. Unscheduled interchange charge means deviation from the scheduled generation of the plant or the deviation from the scheduled roll of power by the beneficiaries. तो unscheduled मतलब जो शेड्यूल नहीं है, तो हम जो शेड्यूल किया था उससे जो ज्यादा या कम हो गया है उसको बोलेंगे हम unscheduled interchange charges. Suppose a generating station is scheduled to deliver a 600 megawatt, but actually on a day it is supplying a 700 megawatt. Even then, the station will pay the energy charges for the scheduled generation, that is for the 600 megawatt. For a surplus 100 megawatt, the rate of the energy charge will depend upon the prevailing grid frequency at that time. These energy charges for surplus supply, that is 100 megawatt, is called as the unscheduled interchange charge. Suppose अगर 600 मेगावाट की उसकी शेड्यूल किया हुआ है, पर अगर वहां पे 700 मेगावाट अगर जनरेट होता है तो उसमें 100 मेगावाट जो है वो ज्यादा का हुआ है, और उस टाइम पे अगर हमारी प्लांट की फ्रीक्वेंसी, अगर प्लांट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, अगर वहां के प्लांट की फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हायर है, मतलब दैट इज अगर 50.2 हर्ट्ज से अगर ज्यादा है, तो रेट ऑफ यूआई चार्जेस इज 0. दिस मीन्स जनरेटिंग स्टेशन विल नॉट बी पेड फॉर द एक्सेस जनरेशन ऑफ 100 मेगावाट. अगर फ्रीक्वेंसी 50.2 हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में जनरेटिंग स्टेशन को पेड नहीं करना पड़ेगा वो 100 मेगावाट के लिए. बट अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी कम है 49.4 हर्ट्ज से, तो एट दैट कंडीशन यूआई चार्ज एट द रेट ऑफ अराउंड 875 पैसा पर kWh इज पेड टू द स्टेशन. तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 49.4 हर्ट्ज से अगर कम है तो वहां पे 875 पैसा पर किलोवाट आवर ये पेड करना पड़ेगा स्टेशन को. इसके वजह से दिस encourage टू सप्लाई excess power into the grid by the station so that the grid frequency do not decrease further. कि जिससे क्या पता चलेगा कि हमारे ग्रिड की फ्रीक्वेंसी जो है वो आगे जाके फिर से डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ डे टैरिफ, दैट इज TOD टैरिफ. टाइम ऑफ द डे टैरिफ is a tariff structure in which the different rates are applicable for using the electricity at the different rate. तो TOD टैरिफ में क्या होता है, टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्जेस लगते हैं. जैसे कि मॉर्निंग पे अलग चार्जेस लगेंगे, नून में अलग चार्जेस लगेंगे, इवनिंग और नाइट्स में अलग अलग चार्जेस लगेंगे. एंड दिस मीन्स यूजिंग द अप्लायंसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ डे विल चीपर देन यूजिंग देम ड्यूरिंग द अदर टाइम्स. तो इससे क्या होगा, लोड जो है, मतलब क्या होता है, कुछ समय में ज्यादा लोड हो जाता है और कुछ समय में लोड कम रहता है. तो इसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं टाइम ऑफ द डे टैरिफ, दैट इज TOD. सो द रिसेंट TOD स्ट्रक्चर
TOD tariff consumers charge dynamic price for the electricity consumed during the peak and off-peak period to reduce the negative slope in the load curve. जैसे कि हमको दिखता है क्या होता है, कभी कभी कोई टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा लोड इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे मतलब जो पीक डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और कभी कभी लोड जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो प्रॉपर बैलेंस रहने के लिए क्या होता है, हमारा जो टीओडी टैरिफ है वो कंज्यूमर को अलग अलग डायनामिक रेट प्रोवाइड करता है। फॉर पीक पीरियड के लिए अलग रेट प्रोवाइड करता है और ऑफ पीक पीरियड के लिए अलग रहता है, ताकि जो हमारा लोड कर्व का जो नेगेटिव स्लोप आता है वो रिड्यूस हो जाए। एंड द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ द टीओडी टैरिफ इज टू शिफ्ट द लोड फ्रॉम पीक टू ऑफ पीक आवर्स। और हमारा ये टीओडी जो टैरिफ का पर्पस क्या है कि जो पीक पीरियड के लिए जो भी बहुत ज्यादा लोड है उसमें से कुछ जो लोड है वो शिफ्ट हो जाए ऑफ पीक पीरियड के टाइम पे। जैसे कि दोपहर में अगर बहुत ज्यादा पीक पीरियड है तो उसमें से कुछ जो लोड है उन्होंने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी दोपहर पे ना यूज करते हुए शाम को यूज करें, ताकि क्या होगा उतना लोड दूसरे समय पे चला जाएगा और उनको उसके एडवांटेजेस में मिलेंगे। जैसे कि अगर वो दूसरे टाइम पीरियड में करते हैं ऑफ पीक पीरियड में तो उनको चार्जेस जो है वो कम लगेंगे, और इससे क्या होगा हमारा जो लोड कर्व जो है उसका स्लोप जो निगेटिव जा रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड अवॉइड्स द स्पाइक्स इन डिमांड पैटर्न, और जो हमारे डिमांड पैटर्न में जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो भी अवॉइड हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। एंड रिविजन इन द टीओडी टैरिफ on other slots have been proposed, keeping in view the existing demand pattern as well as the trend in the change of consumption pattern of the consumers in last few years, and to encourage the consumers to shift their load to non-peak hours in order to achieve the desired load curve. हमारा लोड कर्व जो जैसा चाहिए वैसा अगर अचीव करना है तो क्या करना होगा, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि उनका जो लोड है वो पीक पीरियड से वो नॉन पीक पीरियड तक शिफ्ट करे करके। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ टीओडी टैरिफ। फर्स्ट वन इज द इंसेंटिव्स कंज्यूमर्स टू शिफ्ट डिमांड टू ऑफ पीक पीरियड, देयर बाय रिड्यूसिंग द पीक डिमांड। उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो शिफ्ट कर सके। उनको अगर सपोज दूसरे ऑफ पीक पीरियड में अगर वो यूज कर रहे हैं, उनको चार्जेस कम लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऑफ पीक पीरियड में यूज करेंगे और हमारा लोड कर्व भी उससे प्रॉपर हमको मिलेगा। एडवांटेजेस टू यूटिलिटी, इससे यूटिलिटी को एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एडिशनल रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ टीओडी सरचार्ज ड्यूरिंग द पीक ईयर, और अगर उन्होंने अगर फिर भी अगर पीक पीरियड में यूज किया तो हमको क्या मिलेंगे, एडिशनल रेवेन्यू मिलेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे पीक पीरियड पे चार्जेस जो रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होंगे। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पावर परचेस ड्यूरिंग द रिडक्शन इन द पीक कंजम्पशन, एंड रेवेन्यू गेन ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल्स ड्यूरिंग ऑफ द पीक आवर्स। यस, तो अगर पीक आवर्स के वक्त अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे रेवेन्यू भी गेन होंगे, ज्यादा इनकम मिलेगा। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ टीओडी। So let us summarize our today's session. In this session we studied the different terms like average billing rate, aggregate revenue requirement, availability based tariff. Also we studied its structure and also studied the time of the day tariff, that is TOD tariff, and structure of the TOD tariff. Also studied the advantages of TOD tariff. Assignment for the today's session: explain the following terms. POs satisfied by the today's lecture are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.